Good morning, students. Today's our topic is consumer equilibrium. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जर्नल आपको चीज़ बता दूं कि माइक्रो की बुक में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 3 जो है कंसेप्ट हैं। 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस और विद आईसी। सो आपको तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में कोड हो जाता है। तीनों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से पहले हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर ही हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। आपको 3 केसेस में से कोई सा भी केस आए, आपने सेम ही डेफिनेशन कोड करनी है, मतलब मीनिंग, बेसिक मीनिंग सबके लिए सेम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिक डेफिनेशन क्या है? Consumer equilibrium refers to the point of maximum satisfaction when he is spending his given income across a different goods. मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मेन डिजिट है, ये आपने कोड ज़रूर करना है कि अगर कंज्यूमर को अपने पैसे खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है तो उस पॉइंट पे उसे अपना इक्विलिब्रियम जो है वो मिल जाता है। मतलब जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई, इट मीन्स कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये जर्नल लाइन है, ये आपने तीनों केसेस में सेम ही लिखनी है, बट जो सेकंड है अकॉर्डिंग टू केस वो तीनों केसेस में वेरी होगी। देखो इस केस के अकॉर्डिंग क्या है, इस केस में की अजम्पशन ये है कि उसने सिर्फ एक ही चीज़ पे पैसे खर्च करने हैं। तो ही इस केस का नाम जो 1 कमोडिटी केस बना है। मतलब मान लिया है कि कस्टमर ने अपने सारे पैसे एक ही प्रोडक्ट पे खर्च करने हैं। अकॉर्डिंग टू केस डेफिनेशन क्या है? when the price he is willing to pay is exactly equal to the price he actually pay। मतलब जब कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए, मतलब एक ही चीज़ लेनी है ना, उसने उस चीज़ के लिए जितना प्राइस देने के लिए रेडी था, मार्केट में भी वो चीज़ उतने की ही मिले, तो उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये अकॉर्डिंग टू केस डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ पर कोड करनी है। उसके बाद ये कंडीशन कोड करनी है कि अगर ये लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल हो गई तो भी कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में जो सारे डिजिट लिखे हैं उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट है एम यू एफ एक्स। एम यू एफ एक्स है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी। एक्स कॉमोडिटी मीन्स एक्स हमने उस चीज़ का नेम रख दिया है। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड एम यू एफ एम मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि कुछ ना कुछ अज्यूम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स जो है अजम्पशन पे बेस्ड है। इस टॉपिक के लिए हमने क्या अज्यूम किया है? फर्स्ट अज्यूम किया है प्राइस, कि प्रोडक्ट का रेट कितना है, 4 रुपीज़। और सेकेंड चीज़ हमने अज्यूम की है मनी की मार्जिन यूटिलिटी, मतलब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। ये कॉन्स्टेंट अज्यूम कर ली है हमने दोनों चीज़ें। हमने अज्यूम कर लिया कि प्रोडक्ट 4 रुपये का ही मिलेगा और 1 रुपीज़ खर्च के हर पर्सन को 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये जो 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन है या 4 रुपीज़ प्राइस है, यहाँ पर आप कुछ भी कोड कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा ईजी रखने के लिए थोड़ा सेम कोड किया है। आप जो है डिफरेंट डिजिट भी कोड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि मैंने ये चीज़ आपको बोली है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 यूटिल कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है कि मान लिया गया कि हर एक इंसान को 1 रुपया खर्च करके 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट रियलिटी में आप कहोगे ऐसा हो तो सकता नहीं है, बट आप भी करेक्ट हो कि रियलिटी में सच में ऐसा नहीं होता कि हर एक पर्सन को सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती 1 रुपीज़ से। जो पर्सन पुअर है उसके लिए 1 रुपीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बट जो रिच है उसके लिए 1 रुपीज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। बट जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर भी मान लिया गया है कि पूरी इकोनॉमी के जितने भी पीपल हैं उन्हें 1 रुपया खर्च के 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलती है। बस इस चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको टेबल क्रिएट करना सिखाना है। उस टेबल के लिए आपने ये दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी कि देखो जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस है, मतलब असल में उसने इतना देना है, और ये जो यूटिल्स है इसके साथ हमने जो नेक्स्ट पेज पे एक कॉलम लिखना है, उस कॉलम को हमने डिवाइड करना है। मतलब ये लॉजिक याद रखना है कि यूटिल से ही कॉलम डिवाइड होना है। कुछ भी आप यहाँ पे कोड करोगे उसके साथ ही आपका वो डिवाइड होगा कॉलम। ध्यान से कोड करना।
सी यूनिट्स जहाँ तक मर्जी कोड कर सकते हो आप 1 से लेके 5 तक। ये जो आपने सेकंड कॉलम लिखना है ना, सेकंड कॉलम की हेल्प से थर्ड कॉलम क्रिएट हो जाएगा। मतलब थर्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सारा लॉजिक इसका सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम को समझो ध्यान से। सेकंड कॉलम की हेडिंग मैंने क्या लिखी है, MU ऑफ एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। प्रीवियस पेज पे मैंने बोला था कि हमने एक कॉलम क्रिएट करना है, और वो कॉलम कैसे क्रिएट करना है कि यूटिल से डिवाइड करके। तो पिछले पेज पे आपने कितने यूटिल सेलेक्ट किए थे, हमने 4 यूटिल सेलेक्ट किए थे कि 1 रुपी स्पेंड करके हर एक पीपल को 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो 4, वो 4 से ही हमने अपना सेकंड कॉलम जो है वो डिवाइड करना है। अब जब आपको पता है कि आपने सेकंड कॉलम को 4 से डिवाइड करना है, तो हम सेकंड कॉलम में डिजिट ही ऐसे लिख लेते हैं जो 4 से डिविजिबल हो। सो मैंने सिंपल 4 का टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, 24, 20, 16, 12, 8। ठीक है, आप कुछ भी कोड कर सकते हो, बट मैंने 4 का टेबल इसलिए कोड किया है ताकि ईजिली डिवाइड हो सके। सो सेकेंड कॉलम कर लिया कोड, सेकेंड कॉलम को यूटिल से डिवाइड किया, और ये आपकी आ गया थर्ड कॉलम। जो थर्ड कॉलम है ये हमारा विलिंगनेस कैलकुलेट हुआ है। विलिंगनेस का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मैं आपको मार्केट में कोई चीज़ लेके आने के लिए बोल रही हूँ कि बच्चे मुझे ये नोटबुक ला दो। अगर आपको सपोज उस चीज़ का रेट नहीं पता, तो आप बोलोगे मैम 10 रुपीज़ दे दो, शायद वो चीज़ 10 रुपीज़ की हो। तो मतलब वो आप उस चीज़ के लिए 10 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो, वो 10 रुपीज़ ही आपकी विलिंगनेस है। सो ये है विलिंगनेस का कॉलम। बट ज़रूरी थोड़ी कि मार्केट में वो चीज़ आपको 10 की ही मिलेगी, वो 6 की भी मिल सकती है, 4 की, 5 की एंड 9 की भी मिल सकती है। तो आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ आप 10 की ही सोच के गए और 10 की ही मिले। ये आपकी जनरल मैंने एग्जांपल कोड की है। अब अकॉर्डिंग टू इस टेबल के देखते हैं। देखो फर्स्ट उसकी विलिंगनेस थी 6, वो सोच के गया कि फर्स्ट यूनिट 6 रुपीज़ का ही मिलेगा, मतलब घर से वो 6 रुपीज़ लेके जा रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। बट मिलना कितने का है, हमेशा 4 का। इट मीन्स वो परचेज कर सकता है, 2 रुपीज़ उसके पास सरप्लस बच जाएंगे। फिर जब वो सेकेंड यूनिट लेने गया तो वो 5 की सोच के गया, इट मीन्स परचेज कर सकता है, क्योंकि मिलनी तो हमेशा उसे कितने की है, 4 की, क्योंकि हमने पिछले पेज पे खुद ही कोड कर लिया था कि उसका रेट कितना है, 4। इट मीन्स 1 रुपीज़ फिर से बच जाएगा, वो जो है चीज़ को परचेज कर सकता है। थर्ड यूनिट को ध्यान से देखो, थर्ड यूनिट जब वो परचेज करने गया तो वो 4 की ही सोच के गया, तो मिलेगी भी कितने की, 4 की, क्योंकि एक्चुअल प्राइस 4 था। सो थर्ड इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि थर्ड पे उसकी जो विलिंगनेस का कॉलम है वो एक्चुअल प्राइस के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। सो थर्ड पॉइंट पे उसे अपना इक्विलिब्रियम जो है वो मिल जाता है। थर्ड से नेक्स्ट स्टेप पे उसने नहीं जाना, क्योंकि थर्ड से नेक्स्ट स्टेप पे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ स्टेप पे वो 3 रुपीज़ की सोच के जा रहा है। और 3 रुपीज़ की सोच के जा रहा है, या कैसे कह सकते हो कि घर से 3 रुपये लेके जा रहा है, बट चीज़ मिलने कितनी है, कितने की मिलनी है उसे, हमेशा 4 की, मतलब माइनस में आंसर आ रहा है। इट मीन्स उसके पास पैसे भी कम है। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते कि वो बार्गेनिंग कर लेगा या फिर वो चीज़ को ऐसे कर लेगा कि वो उधार ले आएगा। नो, हमने अपने अजम्पशंस नहीं लगाने, हमने सिर्फ वहीं स्टॉप कर जाना है जहाँ उसकी विलिंगनेस एक्चुअल के बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने वेरी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर हमने ये लिख देना है कि उसे लॉस हो रहा है, इसलिए उसने 4th यूनिट परचेज नहीं करने। आई होप आपको टेबल की हेल्प से कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर टेबल की हेल्प से क्लियर हो गया है तो डायग्राम में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस आपने टेबल की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो डायग्राम में हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक तो विलिंगनेस की लाइन ड्रॉ करनी है और एक एक्चुअलनेस की। तो एक्चुअलनेस क्या है, प्राइस है, तो वो हमें पता है कि हर एक गुड के लिए सेम था। 1 भी यूनिट भी 4 का था, सेकंड यूनिट भी, थर्ड भी, फोर्थ, हर यूनिट 4 का था। सो पॉइंट लगा के हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये हमारी एक्चुअलनेस की लाइन है। उसके बाद हमने विलिंगनेस की लाइन ड्रॉ करनी है। विलिंगनेस की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मैच करके। जैसे फर्स्ट यूनिट जब वो परचेज करने गया तो कितने की सोच के गया, 6 की, सेकंड के टाइम 5 की, थर्ड के टाइम 4 की, ऐसे आपने वो मैच करते जाना है। ये आपकी जो है वो विलिंगनेस की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखो सी पॉइंट पे आपकी एक्चुअलनेस और विलिंगनेस की लाइन जो है कट कर रही है, मीन्स सी पॉइंट पे विलिंगनेस और एक्चुअलनेस सेम है। सो सी इज दैट पॉइंट व्हेन द कंज्यूमर गेट इट्स सेटिस्फेक्शन, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो सी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कि वहाँ पे विलिंगनेस और एक्चुअलनेस की लाइन जो है वो कट कर रही है।
सो इसके बाद हम कंडीशन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि एट अ सी पॉइंट पे हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है। देखो जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट था उस पर एम यू एफ एक्स कितनी थी 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। प्राइस भी खुद लटकी थी, एम भी खुद लट किया था, 16/4 इज इक्वल टू 4, द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो सी पॉइंट पे हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है, इसलिए सी पॉइंट ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सो ये आपका क्वेश्चन था कि अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी केस आ गया तो आपने ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर कोड करनी है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू केस, मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन, टेबल की एक्सप्लेनेशन, मीन्स यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन भी ऐड करनी है, फिर डायग्राम के नीचे भी एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है, उसके बाद जो है वेरिफिकेशन। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। बट क्वेश्चन या टॉपिक को फिनिश करने से पहले मैं एक आपको एक सेकेंड वे बताती हूँ जिस तरह क्वेश्चन और कोड हो सकता है एग्ज़ाम में। सो सी, आपको कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है। आपको ऐसे यूनिट गिवन होंगे, एम यू फैक्स गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी यूनिट शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कंज्यूमर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। मतलब आपने सिर्फ इसमें से आंसर ये बताना है कि एक चीज़ खरीदेगा, 2, 3, 4, 6, कितनी चीज़ें खरीदेगा ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको हिंट के लिए 2 चीज़ें गिवन है, एक तो आपको प्राइस गिवन होगा, एक आपको यूटिल्स गिवन होंगे। तो आपको पता है, आपने कंसेप्ट में ये समझा है कि आपको आंसर कितना आना चाहिए आपका प्राइस के इक्वल, और कॉलम को डिवाइड किससे करना है, यूटिल से। बस उसे लॉजिक से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। यूनिट कॉपी कर लिया, एम यू एक्स भी कॉपी कर लिया, और यूटिल्स कितने थे 5 से पूरा कॉलम डिवाइड कर लिया, और आंसर आ गया आपके विलिंगनेस का। तो ये आपकी विलिंगनेस के कॉलम है। बस अब इस विलिंगनेस को एक्चुअलनेस के इक्वल करना है। जैसे सपोज फर्स्ट यूनिट के लिए आपकी विलिंगनेस 7 है, बट प्रोडक्ट कितने का है, 5 का, सो आप परचेज़ कर सकते हो। फिर 6 रुपीज़ है, परचेज़ कर सकते हो क्योंकि 5 की चीज़ है। बट थर्ड यूनिट पे आप 5 की ही चीज़ को सोच के जाते हो और वो 5 की ही मिलती है। इट मीन्स थर्ड यूनिट पे आपको जो है वो इक्विलिब्रियम मिल रहा है। सो थर्ड यूनिट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और थर्ड यूनिट पे ही उसे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो आपका आंसर ये चेक होगा, देयरफॉर द कंज्यूमर शुड परचेज अ 3 यूनिट इन ऑर्डर टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब आपको मार्क्स इस चीज़ के मिलेंगे कि 3 यूनिट खरीदने का, कि 4, 5, 6, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सारा चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, बस आपने थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, सेकंड कॉलम को यूटिल से डिवाइड करके, और उस कॉलम में से आपने आंसर को वो प्राइस के इक्वल करने की कोशिश करनी है। जिस पॉइंट पे आपका उस कॉलम का आंसर प्राइस के इक्वल हो गया, उस पॉइंट पे आपका जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल भी क्वेश्चन आ सकते हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। सो थैंक यू।